हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम आपके लिए भौतिकी का एक टॉपिक लेकर आए हैं, कक्षा 12 के लिए वैद्युत चालन। ये उनके अध्याय का नाम है वैद्युत चालन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी और फार्मूला का डेरिवेशन होगा। ये आपके लगभग हर वर्ष जो आपका यूपी बोर्ड का कक्षा 12 का पेपर बनता है भौतिकी का, वो 5 या 6 कोडों में बनता है। तो प्रायः उन 5 या 6 कोडों में किसी न किसी एक कोड में पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा जाता है, इसकी आवृत्ति होती रहती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इसको ध्यान से देखेंगे। हमने अपने ऑफलाइन की क्लास में विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बता अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसे अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। माना ये कोई चालक तार है, माना ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है L। माना कोई चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो इसकी लंबाई क्या है L। जैसे ही हम इस L लंबाई वाले चालक तार को का कनेक्शन हम किसी विद्युत परिपथ से कर देते हैं, तो इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा को बताया गया है ना, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ये चालक तार के अंदर गति कर रहे हैं। जैसे ही इनका कनेक्शन, जैसे ही आप इनको किसी विद्युत परिपथ से जोड़ देते हो, तो ये एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। यहाँ पर उसी चालक को दर्शाया गया है कि जैसे देखिए, ये चालक सेम चालक पदार्थ है। तो देखिएगा, इसमें मान लीजिए ये जो पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति को यानी इसकी चाल को हमने U1 से दर्शाया, तथा दूसरा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसकी गति को हमने U2 से दर्शाया, यानी इसकी चाल को U3 से तथा इसके चाल को U4 से दर्शाया। ये एक वेग है, हालांकि मैं चाल बोल रहा हूँ लेकिन ये वेग है। तो आप ये समझेंगे कि पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग U1, दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग U2। ऐसे ही कुल मिलाकर अगर इस चालक पदार्थ में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो एनवा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसका गति मतलब उसका वेग क्या होगा? UN होगा। अब आते हैं एक संबंध, यानी अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध है। आप पढ़ चुके हो कि यदि किसी चालक तार की लंबाई L हो, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखिए अगर ये क्षेत्रफल क्या हो? A हो। यदि किसी चालक तार की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो, तथा अनुगमन वेग Vd हो, तो यहाँ पर देखेंगे यदि चालक तार की लंबाई L हो, यदि चालक तार की लंबाई L हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो,
तथा चालक में प्रवाहित धारा I हो तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तो होता है ये धारा I बराबर n इंटू E इंटू A इंटू V इंटू D। सॉरी, I बराबर होता है कि I बराबर n E A इंटू VD। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको बनाएंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसमें एक बार सुने क्या है, देखिए हमने लिखा है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई क्या हो, L हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तथा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I हो तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा अनुगमन वेग Vd हो, तो ये हमने ऑफलाइन यानी हमारी ऑफलाइन की जो कक्षाएं चलती हैं उसमें हम बता चुके हैं। जब आप देखे होंगे कि अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध है, तो आपको यही इक्वेशन मिला होगा। यानी विद्युत धारा I बराबर होता है n E A V D। जहाँ एक बार और सुने, I क्या है, विद्युत धारा, n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा Vd क्या है, अनुगमन वेग। क्लियर हुआ? तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब देखें कि यदि चालक तार की लंबाई क्या हो, L हो, यदि चालक तार की लंबाई क्या हो, L हो तथा इसमें उत्पन्न विभव भी हो, यदि ध्यान से सुनेंगे, यदि चालक तार की लंबाई क्या हो, L हो तथा विभव कितना हो, V हो, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी इस परिपथ में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर वो E हो तो आप जानते हैं, या वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या पढ़े हैं आप, वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है विभवांतर, यानी विभवांतर भी बटा में लंबाई L, क्योंकि चालक तार की लंबाई L है तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा E इक्वल टू V/L। होता तो है E बराबर V/D, लेकिन यहाँ चालक तार की लंबाई क्या है, L है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है विभवांतर बटा में दूरी। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब मिठाई से इतना नोट करें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एक बार लिख देते हैं ताकि डेरिवेशन करने में आपको सहायता प्रदान करेगा। तो देखिए I बराबर इक्वेशन नंबर क्या है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो और उसके चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो, तो उस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा। तो याद रखेंगे कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप किसी आवेश को लाते हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान वैद्युत क्षेत्र और उस आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। अतः
क्या होता है, बल बराबर F इक्वल टू E इंटू क्यू, वो आवेश होता है, यानी बल बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश। तो यहाँ पर आवेश क्या है, E है, इलेक्ट्रॉन है, तो A बराबर हो जाएगा E इंटू ई। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 3 में समीकरण 2 की वैल्यू रखने पर यहाँ पर क्या करेंगे कि E इक्वल टू वी बाई एल रखने पर, ध्यान से देखेंगे समीकरण 3 मिला है F बराबर E इंटू ई, यानी वैद्युत क्षेत्र गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो E की वैल्यू यहाँ पर E की वैल्यू समीकरण 2 से V बाई एल रखने पर तब हमें बल का मान मिल जाएगा F इक्वल टू E की वैल्यू रख, इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 4। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो उस पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, F बराबर m इंटू ए। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, m हो, तो F इक्वल टू m इंटू ए, F इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ से अगर आप त्वरण ज्ञात करेंगे किसका, तो ये त्वरण किसका है, इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, F अपान m, F अपान m, इतना नोट करेंगे। अब देखिए समीकरण किससे, समीकरण 4 से जो F की वैल्यू आई है E इंटू वी अपान एल, ये किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में। तो हमें मिल जाएगा कि A बराबर देंगे इक्वेशन नंबर 6, ये हो गया त्वरण। औसत तापीय चाल का मान कितना होता है, 0 होता है, औसत तापीय चाल का मान 0 होता है। तो देखिए शुरू में क्या था, स्टार्टिंग में जो हमने जो परिपथ बनाया था, जैसे ही हम इसका कनेक्शन किससे करते हैं, विद्युत परिपथ से, जैसे ही हम इसको किसी विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं तो इसमें विभव उत्पन्न हो जाता है और यह क्या करता है, एक प्रकार का वेग, एक अलग प्रकार का वेग प्राप्त कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से अनुगमन वेग बराबर देखिएगा क्या होगा, वेग Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कितना, Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un अपान n, और प्लस ये कितना हो जाएगा, a इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 τn अपान n। टाउ क्या है, श्रांति काल है। श्रांति काल के बारे में मैं आपको बता दूं कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को ही क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे कि सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उनमें उत्पन्न त्वरण कितना है, A है, जिसके कारण हमने A रखा, और τ1 τ2 इनका क्या है, ये क्या है, यही औसत तापीय चाल होती है, यही वैल्यू क्या होती है, औसत तापीय चाल। और τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, यानी इसकी जगह पर हम क्या ले लें, टाउ ले लें, यानी टोटल समय अगर हम टाउ ले लें तो ये मिल जाएगा Vd बराबर, देखिए ये क्या होगा, हम बताएं आपको कि औसत तापीय चाल का मान 0 बराबर A इंटू टाउ। ये पूरे के जगह पर हमने क्या कर दिया, समेशन से A इंटू टाउ। तो यहाँ से Vd बराबर क्या मिल गया, Vd बराबर A इंटू टाउ। समीकरण नंबर 6, यही जो है अनुगमन वेग की जो वैल्यू है ये उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। यहाँ से जो अनुगमन वेग का मान मिला है Vd बराबर A इंटू टाउ, इसको उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे, तब देखें क्या मिलेगा, I बराबर
NEAVD, ये तो है समीकरण नंबर 1। तो I बराबर NEA और VD की वैल्यू A इंटू टाउ, यानी A इंटू टाउ, ये हमने वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से त्वरण का मान रखें, त्वरण का मान, तो त्वरण I बराबर यानी विद्युत धारा I बराबर N इंटू E इंटू A। त्वरण का मान कितना आया था पिछले समीकरण से देखोगे तो आया होगा E इंटू V अपान M इंटू L इंटू टाउ, EV अपान ML इंटू टाउ। अब देखेंगे ये V है और ये I है, तो I बराबर N, E में E से मल्टीप्लाई करेंगे तो E स्क्वायर होगा और ये A, यानी NE स्क्वायर A अपान ML इंटू टाउ इंटू V। यहाँ तक हमने लिखा। अब देखेंगे हम V ये I को इधर लाएंगे और इसको इधर भेजेंगे, यानी अगर हम पक्षांतर करें तो हमें मिलेगा V अपान I इक्वल टू, ध्यान देंगे V में किससे भाग लगाएंगे I से, तो ये जो हर में है ये अंश में चला जाएगा और ये जो अंश में है ये हर में आ जाएगा, यानी V अपान I इक्वल टू ML अपान N E स्क्वायर A इंटू टाउ, इतना हुआ। अब देखेंगे V अपान I इक्वल टू, देखिए ये जो वैल्यू आती है, देखेंगे कि किसी ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। यहाँ पर हमने चालक तार की लंबाई लेकर फिक्स कर दी है N, यानी कितने एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हमने स्पष्ट कर दिया है कि इतना ही होगा, फिक्स कर दिया है। और टाउ क्या है, टाउ भी हमें पता ज्ञात हो चुका है, यानी ये पूरी राशि, ये जो पूरी राशि होती है ये क्या हो जाती है, ये नियतांक बन जाती है, ये फिक्स राशि, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है नियतांक। और आप ओम का नियम जानते ही हैं कि ओम का नियम यानी कभी भी अगर विभवांतर और धारा का अनुपात क्या हो, नियतांक हो, तो वही ओम का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार पुष्टि होती है V अपान I इक्वल टू नियतांक, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुगमन वेग VD के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या हुई। तो यहाँ पर ये सिद्ध हुआ, यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो आज के लिए बस इतना ही।